हेलो बच्चों, वेलकम टू द ग्रोथ हब। आइए बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोशन इन अ प्लेन में। टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन में हम आज डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है बच्चों, इसका एप्लीकेशन कहाँ पर होता है। ओके, आज ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मैक्सिमम रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट, ओके, ये सारी बातें हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके बच्चों, किस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, ये बातें हम डिस्कस करेंगे। चलिए, प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन is a form of motion in which an object or particle is thrown with the some initial velocity near the earth surface and it will move along a curved path under the acceleration of gravity alone. The path of followed by a projectile is called its trajectory. Very important है बच्चों। मेन कारण है बच्चों, किसी भी बॉडी को याद रखना, किसी भी बॉडी को जब ओरिजिन पॉइंट से सम वेलोसिटी में अंडर ग्रेविटी मोशन में फेंक देते हैं तो बॉडी सदैव ग्रेविटी की वजह से इसका जो पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है, उसका जो पाथ होता है वो कैसा होता है, पैराबोला। कैसा होता है, पैराबोला। ऐसे पाथ को पैराबोला या इसे ट्रेजेक्ट्री मोशन भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, इस पाथ को ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। ग्राफ जो बनता है वो पैराबोला बनता है बच्चों। ओके, मैंने बोला था बच्चों, अगर किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से थ्रो कर दिया जा रहा है तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं। हमने बोला था सबसे पहले थीटा एंगल पे अगर इंट्रोड्यूस हो रहा है तो u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। ऐसा मोशन कहते हैं कि ये एक ऐसा मोशन है, ठीक है, फॉर्म ऑफ अ मोशन, ठीक है, जिसमें किसी बॉडी को हम सम इनिशियल वेलोसिटी से अर्थ के सरफेस से क्या कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं। थ्रो करने के बाद बच्चों वो अंडर ग्रेविटी मोशन के थ्रू उसका जो पाथ होता है, पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री पैराबोला हो जाता है। वो कुछ डिस्टेंस पर जा कर के, कुछ दूरी पर जा कर के लैंड कर जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम डिस्कस करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा कि इस पॉइंट से हम डिस्कस करते हैं, एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्लाइट आफ्टर बीइंग थ्रोन इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल। कहते हैं जो बॉडी जिसको हम थ्रो करते हैं, कुछ टाइम के बाद एयर में रहने के बाद वो सीधा लैंड कर जाती है, तो इसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। जैसा कि एग्जाम्पल है बच्चों, एग्जाम्पल है अ टेनिस बॉल। आपने देखा होगा टेनिस बॉल को ऐसे थ्रो कर देते हैं तो आप वो जब हाइट पे जाता है, हाइट करने के बाद फिर धीरे धीरे डिक्रीज करके डाउनवर्ड लैंड कर जाता है। तो कहते हैं ऐसा पाथ बनता है एग्जैक्ट, ठीक है, ऐसा पाथ बनता है। अगर किसी भी मोशन में इस तरीके का पाथ बन रहा है, इसका मतलब क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। और इस पाथ को बोलते हैं पैराबोला या पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अ टेनिस बॉल और अ बेस बॉल इन अ फ्लाइट, कहते हैं कि किसी फ्लाइट में हम टेनिस बॉल या बेस बॉल खेल रहे हैं तो उसे बोलते हैं क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। किस टाइप का मोशन करता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। बात क्लियर। सेकेंड पॉइंट है अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ राइफल। आपने देखा बच्चों, क्लियर करते हैं इस पॉइंट को भी। अगर आप टारगेट से, याद रखना, एक बंदूक लीजिए, ठीक है, एक टारगेट पे सेट करते हैं, टारगेट पे सेट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे टारगेट है बच्चों, एक पक्षी है,
ओके, चलिए अब सोचिए यहाँ से हम किसी बंदूक से फायर्ड करते हैं, किसी राइफल से बुलेट को फायर करते हैं, तो बुलेट को अगर आपको टारगेट पे ले जाना है बच्चों, तो हमेशा उसको क्या कराना पड़ेगा, प्रोजेक्टाइल। क्या कराना पड़ेगा, प्रोजेक्टाइल। यानी आपको टारगेट थोड़ा सा नीचे है तो हमेशा उसको ऊपर करके ही मारेंगे, याद रखना, इंपॉर्टेंट ये है। अगर टारगेट पर गोली लगनी चाहिए, टारगेट तक गोली पहुंचनी चाहिए, तो हमेशा याद रखना हल्का सा उसको क्या, हल्का सा आपको टिल्ट करके मारना पड़ेगा, थोड़ी सी हाइट पर। क्यों, क्योंकि गोली जब एयर में आती है, जब भी बुलेट एयर में आएगी तो वहाँ पे क्या लगता है, ग्रेविटी, और ग्रेविटी उसको धीरे धीरे, अगर आप इसको सीधे छोड़ना चाहते हैं ना, तो सीधे जाने के बजाय वो धीरे धीरे कहाँ पहुँच जाएगी, टारगेट से पहले ही क्या कर जाएगी, डाउनवर्ड यानी लैंड कर जाएगी, तो टारगेट पे लगेगा ही नहीं। इसलिए आपको थोड़े से हाइट पे ले जा करके छोड़ना पड़ेगा, ताकि ये टारगेट तक आते 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 डाउनवर्ड पे आते वो टारगेट को भी सेट हो जाए। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यही चीज़ बोलना चाहता है, अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ राइफल, अगर किसी राइफल से हम बुलेट को फायर्ड करते हैं तो टारगेट पर, तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों थोड़ा सा अप करके करते हैं, और ये भी प्रकार का क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन का एक टाइप्स है। ओके, समझ में आया। टारगेट पर अगर आपको बिल्कुल बुलेट फायर करनी है तो हमेशा याद रखना थोड़ा सा बंदूक को अप करके बिल्कुल फायर करेंगे। अगर थोड़ी सी अप करके फायर करेंगे टारगेट पे आते आते, क्यों, क्योंकि जब भी बुलेट एयर में आती है तो कौन सा मोशन लगता है, नीचे, नीचे की तरफ क्या लगता है, अंडर ग्रेविटी। अंडर ग्रेविटी की वजह से टारगेट पर ना लगने के बजाय धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उससे पहले फॉल ऑफ हो जाएगी, गिर जाएगी। इसलिए टारगेट पे लगने पाए, इसलिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा हाइट पे ले जाकर के उसको छोड़ते हैं। बात क्लियर। टारगेट पे अगर गोली मारनी है तो हमेशा याद रखना थोड़ा सा अप करके ही क्लियर करेंगे, तभी लग पाएगी। अगर आप गलती से उसको सीधी क्यों कहते हैं, कुछ लोग होते हैं बिल्कुल सीधा निशाना लगाते हैं, बिल्कुल सीधा, लेकिन बंदूक को आपको कैसे एडजस्ट करना इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर आप सीधा रखेंगे तो टारगेट तक नहीं पहुँचे, या तो इसमें इतनी स्पीड होनी चाहिए कि टारगेट आपको बिल्कुल क्लियर हो, काफ़ी दूर है तो टारगेट पे आपको बिल्कुल मुश्किल से लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन का काम होता है। बात क्लियर। चलिए थर्ड पॉइंट है बच्चों, अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ अ मूविंग ट्रेन। सोचिए कोई ट्रेन चल रही है, उसे किसी भी ऑब्जेक्ट को आप फेंक रहे हैं, विंडो से फेंक दिया, तो आपने देखा होगा फेंकने का तरीका होता है ऐसे, गिराना नहीं होता, ऐसे तेजी से फेंकिए तो स्पीड अप करके वो थीरा से क्या करता है, प्रोजेक्टाइल पाथ लेता है। जैसे देखिए, ठीक, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम थ्रो करते हैं विंडो से, ठीक है, जब ये विंडो से पास आउट होगा तो हमेशा याद रखना धीरे धीरे पाथ कैसा लेगा, प्रोजेक्टाइल का। कैसा लेगा, प्रोजेक्टाइल का। कोई भी चीज़ आप थ्रो करते हैं तो हमेशा उसका पाथ ऐसा होगा, पैराबोला ही होगा, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन ही होगा। नेक्स्ट, अ जेट ऑफ द वाटर फ्लोइंग्स फ्रॉम अ होल्स नियर्स द, ठीक है, बॉटम ऑफ द वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखिए कोई टंकी है, आपके घर छत के ऊपर टंकी रखी हुई है वाटर की, उसमें आप उसके बॉटम में होल कर दीजिए। बॉटम में होल जरूर करेंगे, पानी जो भी है आपका 100% याद रखना बच्चों, जितना ऊपर करेंगे उतना तेजी से नीचे गिरेगा, और जितना नीचे करेंगे ऊपर जा करके ही प्रोजेक्टाइल पाथ बना के गिराएगा। देखो कैसे। चलिए सपोज दैट यहाँ पर एक टंकी रखी है जिसमें वाटर है, इसको बॉटम में क्या कर दीजिए, थोड़ा सा होल कर दीजिए, तो आपने देखा वाटर फुल होना चाहिए। कहते हैं वाटर जो फॉल ऑफ होगा, बाहर आउट होगा, वो हमेशा किस पाथ पे होगा, प्रोजेक्टाइल से। अगर ऊपर करते हैं तो भी याद रखना वो ऐसे गिर जाएगा। जितना नीचे करेंगे उतना ज़्यादा ये ऊपर प्रेशर लेकर के ही बाहर नीचे गिरेगा। इसका मतलब इसका भी पाथ कैसा है, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। कैसा, यानी पाथ ट्रेजेक्ट्री है। नेक्स्ट, अ जेवलिन थ्रो बाय एन एथलीट्स। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, आपने नीरज चोपड़ा का नाम तो बहुत सुना होगा। आपने देखा होगा भाला को अच्छे तरीके से वो हाइट पे ले जाते हैं, ऐसा फेंकते हैं तेजी से, क्योंकि यहाँ पर देखना कितना इंपॉर्टेंट, उनको मैक्सिमम रेंज चाहिए, और मैक्सिमम रेंज के लिए हमेशा थीटा क्या होता है बच्चों,
45 डिग्री। कहते हैं आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए, यानी जितना दूरी से दूरी पे जाके गिरेगा उतना आपका अच्छा थ्रो माना जाता है। ठीक है, यानी 45 डिग्री पे आपको फोर्स लगा कर फेंकना है ताकि आपको मैक्सिमम रेंज मिले, और मैक्सिमम रेंज से ही आपका थ्रो बेटर माना जाता है। तो यहाँ पर भी याद रखना, यहाँ पर भी जो जेवलिन है उसका जो थ्रो किया जाता है तो 100% याद रखना कैसा मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मैंने यहाँ पे बात डिस्कस किया, टेनिस या बॉल या बेसबॉल इन अ फ्लाइट में अगर खेल रहे हैं आप तो वहाँ पर एक प्रकार का कैसा मोशन होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। और अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम द राइफल, किसी भी बुलेट को आपको फायर करना है टारगेट पर, कैसे फायर करना है, और इम्पॉर्टेंट है ये किस टाइप का मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट, अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो, किसी भी विंडो से हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, थ्रो आउट करते हैं, तो वहाँ पर भी उसका पाथ कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल होगा, यानी उसका मोशन भी प्रोजेक्टाइल ही होगा। अ जेट ऑफ द वाटर फ्लोइंग्स, ठीक है, फ्रॉम अ होल नियर द बॉटम्स ऑफ द वाटर टैंक, किसी भी वाटर टैंक में आप नीचे होल कर दीजिए, यहाँ पर जो पानी का जो थ्रो होगा बच्चों, पानी का जो प्रेशर होगा, पानी जब भी बाहर निकलेगा उसका भी मोशन कैसा होगा, पैराबोला पाथ होगा। और पैराबोला पाथ हमेशा क्या शो करता है, प्रोजेक्टाइल मोशन को। ओके, नेक्स्ट होगा अ जेवलिन थ्रो बाय एन एथलीट्स, एक एथलीट्स भाला फेंक, जेवलिन का मतलब होता है भाला, भाला कितनी दूर तक फेंक सकता है ये डिपेंड करता है प्रोजेक्टाइल मोशन पे, उसका प्रोजेक्शन कितना अच्छा है और कितने एंगल पे प्रोजेक्शन कर रहा है, इंपॉर्टेंट है बच्चों। कहते हैं कि आप 45 डिग्री पर अगर आप किसी चीज़ को फेंकिए 100% वो आपको बहुत काफ़ी रेंज पर जाएगी, काफ़ी दूरी कवर करेगी। और जितना कुछ लोग ऊपर फेंक देते हैं, कहते हैं कि हम बहुत हाइट पे फेंक दिया तो वो आपको मैक्सिमम हाइट तो प्राप्त कर सकती है बट आपको रेंज बहुत कम मिलेगा। मैक्सिमम रेंज चाहिए तो आपको 45 डिग्री पर ही थ्रो करना है। बात क्लियर, समझ में आया बच्चों? प्रोजेक्टाइल मोशन में बातें क्लियर हुई। प्रोजेक्टाइल मोशन एक टाइप ऑफ मोशन ही है जिसमें हम किसी बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी से नियर द सरफेस, अर्थ सरफेस से थ्रो करते हैं और कुछ वो अंडर द ग्रेविटी मोशन करता है, बॉडी का जो पाथ होता है वो पैराबोला पाथ हो जाता है। ठीक है, इसमें कुछ हमने एग्जाम्पल बताया जो प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जाम्पल थे। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब आते हैं बच्चों, अगर हम किसी चीज को प्रोजेक्टाइल मोशन करा रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कुछ बातें होती हैं जिसको डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है, जैसा कि मैक्सिमम हाइट। आपने सबसे इंपॉर्टेंट है किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है बच्चों, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हम चेक करते हैं कि कितनी अर्थ सरफेस से कितनी हाइट पे गया है, कितनी हाइट, कितनी ऊपर हाइट पे गया है, उसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। और हमने बोला किसी ऑब्जेक्ट को ओरिजिन से फेंकते हैं कितने यू स्पीड से, यू स्पीड का दो कंपोनेंट होगा, यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और यू साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट। हाइट को ले जाने के लिए, हाइट ऊपर बॉडी को ले जाने के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है, यू साइन थीटा। और मैक्सिमम रेंज चाहिए, मैक्सिमम रेंज चाहने के लिए आपको चाहिए यू कॉस थीटा, क्योंकि रेंज के लिए क्रिएट करता है यू कॉस थीटा, यानी हॉरिजॉन्टली मोशन है, रेंज मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करता है, तो यहाँ पे यू कॉस थीटा जिम्मेदार होता है। और हाइट पे ले जाने वाले क्या होता है, यू साइन थीटा। इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये याद रखना। ठीक है, सबसे पहले मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल डिस्कस करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। देखो वर्टिकल टर्म बोला है, वर्टिकल वेलोसिटी भी लेंगे हम। वर्टिकल हाइट अटेंड बाय एन, ठीक है, ऑब्जेक्ट अबव द पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शंस ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, इट इज डिनोटेड बाय द एच। ठीक है, कहते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकली प्रोजेक्टाइल मोशन कराते हैं तो मैक्सिमम हाइट को अटेंड करता है अबव द पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शंस ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, जब वो एयर में होता है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एच। लेट अस कंसीडर द वर्टिकल अपवर्ड मोशन। हम सिर्फ डिस्कस करेंगे क्या, वर्टिकल अपवर्ड मोशन, द ऑब्जेक्ट फ्रॉम 0 to h तक जाएंगे। वी हैव यहाँ पे कंपोनेंट की बात कर दिया है, यू वाई, वाई कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा, और यहाँ पे ए वाई की बात किया जाएगा, यानी ग्रेविटी की बात किया जाएगा बच्चों, यहाँ पर -g लग जाएगा। मैंने ऑलरेडी अंडर ग्रेविटी मोशन में डिस्कस किया है। ओके,
यहाँ पे y की बात किया जाएगा, y क्या है, h के इक्वल होगा क्योंकि मैक्सिमम हाइट। यहाँ पे टाइम कितना लगता है मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए, t इक्वल टू 2/2 t/2। ये बात क्लियर करते हैं बच्चों। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट हमें मैक्सिमम हाइट तक पहुंचना है, इसलिए हम इसको क्लियर करते हैं, आपको बताते हैं इसका फार्मूला कैसे आया है। चलिए इसका फार्मूला हम क्लियर करते हैं मैक्सिमम हाइट का कि कैसे आया है। ठीक, चलिए कंपोनेंट पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। किसी भी ऑब्जेक्ट को मैंने थ्रो किया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है u से। u का दो कंपोनेंट मैंने बताया था बच्चों, एक हॉरिजॉन्टली होता है जो u cos थीटा होता है, जो रेंज के लिए जिम्मेदार होता है। y एक्सिस में जो होता है u sin थीटा होता है, इसे वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं। कहते हैं जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे गया होगा बच्चों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट को जाने में लगा टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है बच्चों, यहाँ पे h है, ओके, यहाँ पे h है तो डिस्टेंस h है। और टाइम यहाँ पर कितना लगेगा, कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट में जितना ज़्यादा टाइम जाने में लगेगा उतना ही वापस। यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे जो फाइनल वेलोसिटी होता है क्या होता है बच्चों, 0। तो यहाँ पे इक्वेशन से थोड़ा सा हम इसको क्लियर कर देते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं बच्चों। v इक्वल टू क्या होता है, u माइनस यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि अंडर ग्रेविटी मोशन हो रहा है तो gt। बात क्लियर। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जो होगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट पे जाना है तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, 0 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 रखेंगे, u माइनस gt। हमें टाइम निकालना है सिर्फ मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, t इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ u अपन g। u यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट जिम्मेदार होता है बच्चों हाइट के लिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, u साइन थीटा रख लेंगे, कोई प्रॉब्लम। तो आपका जो t आया है टाइम ऑफ, ठीक है, टाइम की बात किया जाएगा, मैक्सिमम हाइट पर t क्या होगा बच्चों, u साइन थीटा अपन g। ओके, और यहाँ पर हाइट की बात क्या है, तो हाइट कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, चलिए इसको इरेज करते हैं। चलिए हमें हाइट चाहिए तो आपको फार्मूला इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकंड था, वहाँ पे s था, यहाँ पे s रखेंगे, s ut प्लस, यहाँ पे प्लस के बजाय क्या करेंगे बच्चों, माइनस रख लेंगे क्योंकि अंडर ग्रेविटी मोशन हो रहा है। ठीक, यहाँ लिखेंगे क्या, माइनस हाफ gt का स्क्वायर। कोई दिक्कत, हमें मैक्सिमम हाइट चाहिए बच्चों, इसलिए यहाँ पे t की वैल्यू पुट अप करेंगे। ओके, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, u के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे u के स्थान पे हम लिख लेंगे क्या, यहाँ पे u साइन थीटा, क्या रखेंगे, u साइन थीटा। और यहाँ पर जो बच्चों है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। क्यों, क्योंकि कारण है, क्या है कारण, क्योंकि जब बॉडी जैसे ही रनअप किया था, हाइट भी फेंका गया था बच्चों, तो ओरिजिन से फेंका गया था, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 माइनस हाफ, ठीक है जी। t के स्थान पे रखेंगे क्या, t के स्थान पे हम रखेंगे यहाँ पर u साइन थीटा अपन g। ओके, u साइन थीटा अपन g का क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे बच्चों। ओके, क्या करेंगे, होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों, h इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, g से g कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, u स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा अपन यहाँ पे सिर्फ क्या बचा है, अच्छा यहाँ पे g का स्क्वायर था बच्चों, यहाँ पे 2g लिख सकते हैं क्योंकि g का स्क्वायर एक g बचेगा, एक g से कट जाएगा तो यहाँ पे, और 2 यहाँ पर है, तो आपका आंसर आ गया क्या, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g। कोई दिक्कत? जब ऑब्जेक्ट ओरिजिन से स्टार्ट ही किया था तो यहाँ पे इनिशियल स्पीड क्या होगी, u 0 होगा बच्चों, यहाँ u2 ऑलरेडी 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा हाफ gt का स्क्वायर। t की वैल्यू मैंने मेंशन किया था इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन से मैंने सॉल्व करके बताया था, t इक्वल टू क्या रखेंगे, u साइन थीटा अपन g। u साइन थीटा क्यों रखा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हाइट पे ले जाने के लिए वर्टिकल कंपोनेंट ही जिम्मेदार होता है, न कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ओके, तो यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट के लिए u साइन थीटा, t के स्थान पे हम क्या रखेंगे, u साइन थीटा अपन g। यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर कर दिया, g का स्क्वायर यानी g इंटू जी कर सकते हैं, इसलिए कैंसल। यहाँ पे ऑलरेडी u है, u का होल स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, अपन क्या लिखेंगे 2g, 2 इंटू जी। ओके, तो आपका मैक्सिमम हाइट का फार्मूला आ गया बच्चों, क्या मैक्सिमम हाइट का फार्मूला आ गया h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g। बात क्लियर? क्लियर हो गया बच्चों? अगर आपको फार्मूला क्रिएट भी करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, आइए अब यहाँ कुछ पॉइंट हैं जो मैक्सिमम हाइट से रिलेटेड हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। चलिए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कंसिस्ट ऑफ द 2 पार्ट्स। जाहिर सी बात है बच्चों, मैंने बोला था टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। कैसे? कहते हैं एक पार्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे मिड पॉइंट पे जहाँ पे मैक्सिमम हाइट मिल रही है आपको। मैंने बोला था टी इक्वल टू क्या आया था, u साइन थीटा अपन जी यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ आने, देखो इंपॉर्टेंट, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं मैक्सिमम हाइट पे जाता है, जितना टाइम जाने में लगता है मैक्सिमम हाइट पर, और मैक्सिमम हाइट तक पहुँचते पहुँचते एक पल के लिए बॉडी पूरी तरीके से स्टॉप होती है, फिर वो डाउनवर्ड की तरफ मूव करती है। तो जहाँ भी स्टॉप होती है उसका मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो कहते हैं टी जाने में जितना टाइम लग रहा उतना ही वापस आने में भी लगेगा। कोई दिक्कत? यानी टोटल ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल टी इक्वल टू 2t रख सकते हैं। तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे t, आपका आंसर आ जाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, यही बात बोलना चाहता है कि टाइम टेकन्स बाय एन ऑब्जेक्ट गो टू फॉर्म, करा कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कंसिस्ट ऑफ द 2 पार्ट। 2 पार्ट में टाइम ऑफ फ्लाइट को कंसिस्ट किया गया है ऑलरेडी, एक तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने पर और दूसरा मैक्सिमम हाइट से डाउनवर्ड अर्थ सरफेस पे आने पर। और जितना जाने में समय लगता है बच्चों उतना ही वापस आने में भी टाइम लगेगा। ओके, चलिए कह रहे हैं कि फर्स्ट दिया हुआ है बच्चों, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू गो फ्रॉम O पॉइंट टू H। जाहिर सी बात है मैक्सिमम H तक जाने के लिए जितना टाइम लगा। इट आल्सो नोन एज द टाइम ऑफ एसेंट। एसेंट का मतलब होता है पहुंचना, ठीक है, एसेंट, ठीक है, एसेंट यानी फॉरवर्ड। एसेंडिंग और डिसेंडिंग पढ़े, फॉरवर्ड यानी अप, ऊपर जा रहा है। ओके, एसेंट इसको बोलते हैं क्या, टाइम ऑफ एसेंट। इसका मतलब ओरिजिन से लेकर के मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम लग रहा है उसे टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ एसेंट। बात क्लियर? सेकेंड पॉइंट है बच्चों, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू गो फ्रॉम पॉइंट H टू B, यानी यहाँ B पॉइंट ले लेते हैं। तो कहते हैं हाइट, मैक्सिमम हाइट से B पॉइंट तक जाने में जो टाइम लग रहा है उसे बोलेंगे इट इज आल्सो नोन एज टाइम ऑफ द डिसेंट। डिसेंडिंग ऑर्डर, नीचे की तरफ, अप टू नीचे। अगर 0 टू डाउन टू अप जाते हैं तो उसे बोलते हैं असेंडिंग, और अगर अप से डाउन जाते हैं तो उसे बोलते हैं डिसेंडिंग। इसे बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंडिंग। ओके, तो टोटल टाइम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज टी इक्वल टू, क्या करेंगे, टी प्लस टी इक्वल टू 2t। यहाँ पर t की वैल्यू बात किया जाए
तो जो टी आया है बच्चों, टी हाफ, यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ मैक्सिमम हाइट तक यूज होता है। अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम ऑफ फ्लाइट आपको चुटकियों बजाते हुए आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने सॉल्व कर चुका है। ये सब सारी चीज़ें आपको भी टाइम ऑफ फ्लाइट में काम आने वाली है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपको माइंड में रखना है। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम जीरो। क्यों? मेन कारण है बच्चों, मैक्सिमम हाइट पर अगर ऑब्जेक्ट पहुंचता है तो वहाँ पे कुछ पल के लिए वो ठहरता है, स्टॉप करता है। और स्टॉप करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी जब हम u दिए थे तो वहाँ जाते जाते फाइनल वेलोसिटी हुआ होगा, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होता है? जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट h। लेट अस द कंसीडर वर्टिकल अपवर्ड मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम जीरो टू h। वी हैव ऑलरेडी यू कंसीडर करके क्या बताया? ये सारी चीज़ें बता दिया। अब बात किया जाता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात किया जाए तो ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे 2u साइन थीटा अपन जी। क्या हो जाएगा? 2u साइन थीटा अपन जी। बात क्लियर? बात क्लियर? टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आपका फार्मूला पूछेगा 2u साइन थीटा अपन जी। नेक्स्ट बच्चों, चलिए टाइम ऑफ फ्लाइट उसका फार्मूला आपने डिस्कस किया, बट आइए उसका डिफिनीशन क्लियर करते हैं बच्चों। चलिए, टाइम ऑफ फ्लाइट, इट इज डिफाइंड एज द टोटल टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल इज इन फ्लाइट, दैट इज द टाइम ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओ टू बी। इट्स डिनोटेड बाय द कैपिटल टी। कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट को जब तक मैंने थ्रो किया, थ्रो से लेकर के पूरी जर्नी, जब तक वो एयर में था, कितना टाइम टेकन किया, इसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी जितना टाइम हाइट पे पहुंचने में लगा उतना ही वापस में, यानी टोटल टाइम टेकन जितना इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, उसी को बोलते हैं क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट। इसे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और कैपिटल टी का फार्मूला होता है बच्चों 2t, और t का वैल्यू जस्ट मैंने बताया था क्या? u साइन थीटा अपन जी। यहाँ पे पुटअप करेंगे बच्चों, क्या होगा? 2u साइन थीटा अपन जी। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला होता है 2u साइन थीटा अपन जी। बात क्लियर? क्लियर हुआ? चलिए, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इंपॉर्टेंट है बच्चों। इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं किस पाथ के थ्रू हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करते हैं। ऐसा कौन सा इक्वेशन है जो प्रोजेक्टाइल मोशन को बिल्कुल अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के नाम से भी जाना जाता है। क्लास 11th में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सीबीएसई बोर्ड 100% आपको ये टॉपिक और इस फॉर्मूले को डिस्कस करने के लिए 100% देती है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी प्रूव करने के लिए देती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसा कि इसमें कुछ पॉइंट दिया है, सपोज एट एनी टाइम t1 द ऑब्जेक्ट रिचेज एट पॉइंट p, ठीक है, जो एक्स वाई प्लेन में है, यानी दोनों के बीच में है। सो x इजकल टू हॉरिजेंटल डिस्टेंस, ऑलरेडी दो कंपोनेंट होते हैं, ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द t टाइम। अगर x जो है हॉरिजेंटल कंपोनेंट को बता रहा है x, ठीक है, टाइम t में, y जो है बता रहा है बच्चों किस में? y जो बताता है क्या? वर्टिकल कंपोनेंट, वो भी टाइम t में। जाहिर सी बात है प्रोजेक्टाइल मोशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट, और दोनों कंपोनेंट इस इक्वेशन में डिस्कस किए जाएंगे। दोनों को साथ साथ में हम डिस्कस करेंगे। बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट, चलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एजप्शंस बिफोर द स्टडी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। कहते कुछ बातें होते हैं जब हमको प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करने से पहले जानना चाहिए। जैसा कि दिया हुआ है बच्चों, चलिए
देयर इज नो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ एयर। कहते हैं याद रखना प्रोजेक्टाइल मोशन पे कोई भी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं होता है, चाहे वो एयर क्यों ना हो। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे कुछ बातें हैं जिसको आपको डिस्कस करना होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम क्या डिस्कस नहीं करते, नो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ द एयर, कोई भी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एयर का नहीं लगता है। दूसरा पॉइंट है देयर इफेक्ट ड्यू टू द रोटेशनल और अर्थ एंड द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नेग्लेजिबल्स। कहते हैं अर्थ प्रोजेक्टाइल मोशन पे अर्थ के रोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके कर्वेचर से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यही कारण है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के थ्रू हम किसी भी सैटेलाइट को अर्थ से लॉन्च कर सकते हैं किसी भी प्लेनेट पर। क्यों? क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अर्थ किस टाइप से रोटेट कर रही है, उसका कर्वेचर क्या है, कोई प्लेनेट का रोटेशन क्या है, उसका कर्वेचर क्या है, इस पर प्रोजेक्टाइल से कोई लेना देना नहीं है। प्रोजेक्टाइल इसको नेग्लेजिबल माना जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, याद रखिएगा बच्चों। यही कारण है कि हमारा जो है इसरो किसी भी सैटेलाइट को अच्छे से लॉन्च कर पाता है। अगर ऐसा होता, कर्वेचर होता, उसका रोटेशन होता, तो हमको ये भी चीज़ कंसीडर करना पड़ता है कि अर्थ किस स्पीड से, कब, कितने स्पीड से रोटेट करती है, उसका कर्वेचर क्या है, ये सब ध्यान में रख करके हमें किसी सैटेलाइट को लॉन्च करना पड़ता। इसलिए इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हम इस बातों को डिस्कस कर रहे हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है कि इन चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है प्रोजेक्टाइल मोशन से। ओके, बात क्लियर? थर्ड पॉइंट है बच्चों, द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी इज कांस्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट ऑल पॉइंट ड्यूरिंग द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। जब भी बोला जाए कोई भी बॉडी एयर में आ गई बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है, तो इसमें जी जो है बच्चों मैग्नीट्यूड के साथ उसकी वैल्यू और उसका डायरेक्शन बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, कोई चेंजमेंट नहीं बदलता है। जी हमेशा फिक्स रहता है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना। यहाँ पे कुछ ऐसी बातें थी जो प्रोजेक्टाइल में मोशन में कंसीडर नहीं की जाती हैं और इसका कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोजेक्टाइल मोशन पे। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट मैंने डिस्कस किया था कि देयर इज नो, ठीक है, देयर इज नो रेजिस्टेंस ऑफ द एयर, देयर इज नो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ द एयर। यहाँ पे एयर का कोई लेना देना नहीं है, एयर का कोई इफेक्ट नहीं शो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन पे। दूसरा कंडीशन मैंने बताया कि द इफेक्ट ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नेग्लेजिबल्स। कहते हैं कि अर्थ का रोटेशन हो, उसका कर्वेचर हो, प्रोजेक्टाइल मोशन में इसका कोई लेना देना नहीं है। यही कारण है कि हम किसी भी सैटेलाइट को अर्थ से लॉन्च कर सकते हैं किसी भी प्लेनेट पर, वरना हमें चेक करना पड़ता कि अर्थ का रोटेशन क्या है, किस स्पीड से अर्थ रोटेट कर रही है और किस एक्सिस में रोटेट कर रही है, इंपॉर्टेंट है, और उसका कर्वेचर क्या है ये भी आपको देखना पड़ता। थर्ड पॉइंट मैंने बताया बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी नो चेंज ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन बिकॉज ऑफ दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू, फिक्स वैल्यू होता है इसका, ना तो डायरेक्शन चेंज होता ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होता है। बात क्लियर? ओके बच्चों, बस आज के लिए बस इतना, बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा। ओके।